नमस्कार साथियों, क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसलिए हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक क्लास 10th हिंदी का पेपर लाए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो यकीन मानो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और साथ साथ में आप सभी लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम पर मैं हल्का हल्का फोकस करूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की भी हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों स्टूडेंट कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग अभी से ही क्लास 10th 2025 अपने बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, अभी से लग जाओ और यहाँ पर आप एक अच्छी तैयारी कर लो। अभी आपका अर्धवार्षिक का सिलेबस ख़त्म हुआ है, इसको आप पूरा कवर कर लीजिए, अपने आप में पूरा इसको रेडी कर लीजिए। इसके बाद आपके आधे चैप्टर बचेंगे, उनको भी आप जल्द से जल्द तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको हम अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर है, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे, ताकि आपके हिंदी में नंबर बढ़ जाएं और आपका एक अच्छा स्कोर मिल जाए। आपको अपना बोर्ड का भी टारगेट साथ साथ रखना है। सबसे पहले हम बताऊंगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार देखा गया है कई स्टूडेंट की जो राइटिंग अच्छी होती है हिंदी या इंग्लिश पेपर में, तो वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं। हम लोग बाद में सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बंदे की राइटिंग काफ़ी बढ़िया होगी, ऐसा इसलिए कभी कभार हो जाता है। तो सभी लोगों को हिंदी और इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। ये आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का पेपर आपको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। इससे पहले मैंने 3 या 4 क्लास 9 10th 11 12th के सभी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर अपलोड कर दिए हैं, अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो आप उनको देखना चालू कर दें और आपका एक अर्धवार्षिक पेपर में अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू में सभी लोग ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू सभी के पूरे में पूरे सही जाने चाहिए, तभी आपका एक अच्छा बेटर स्कोर बन पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर है, एमसीक्यू अगर आपके सही होते हैं तो जो शिक्षक कॉपी चेक करता है या फिर जो टीचर कॉपी चेक करता है, उसको लगता है कि जो बच्चे के अंदर नॉलेज है, तो आपकी वो कॉपी उस हिसाब से चेक करने लगता है। तो आपको कई बार ज़्यादा नंबर इंक्रीजमेंट में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये बात। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरस्वती पत्रिका का संपादन काल कब हुआ था। तो हमारी जो पत्रिका है उसका संपादन कब हुआ था, जनवरी में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1900 में। कब हुआ था, जनवरी 1900 में किया था श्याम सुंदर दास जी ने। किसका किया था, श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। मतलब कि जो हमारे साहित्य में सबसे ज़्यादा किस विधा पर रचनाएं लिखी गई हैं, तो वही तो हमारी लोकप्रिय विधा होगी। तो वो हमारी विधा कौन सी है, उपन्यास। उपन्यास एक ऐसी विधा है जो कि हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गोदान की विधा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गोदान किसकी, गोदान की विधा क्या है। तो गोदान की विधा हमारी क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास है। या ये किसने लिखी है, गोदान लिखी है हमारी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आता है, कह रहा है कि द्विवेदी युग की काल अवधि है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्विवेदी युग की समयावधि क्या है, 1900 से 1922 इसकी समयावधि है। इसके बाद वीरगाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त थीं। तो 2 भागों में विभक्त थीं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। जो हमारी रचना प्रिय प्रवास है उस पर जो उसकी जो बुक है उस पर किसमें उसकी चर्चा की गई है? उसमें श्री कृष्ण जी की चर्चा की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो यहाँ पर हमारे आलम जी हैं। कौन है? आलम। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। किस रस को रसराज कहा गया है? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के यहाँ पर हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गरुड़ों की सही संख्या क्या है? तो गरुड़ों की यहाँ पर जो हमारी सही संख्या है वो हमारी 8 होती है। कितनी होती है? 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दासत्व में प्रत्यय है। प्रत्यय हमारा लगता है लास्ट में, तो यहाँ पर हमारा त्वा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? त्वा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर दा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। कह रहा है हल्दी शब्द का तत्सम है। तो हल्दी शब्द का तत्सम हमारा हो जाएगा हरिद्रा। तो यहाँ पर हरिद्रा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पत्र का तत्व बताइए। तो पत्र का हमारा तत्व हो जाएगा पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता। एक यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे पाषाण जो होता है कई बार पूछा गया है। पाषाण का हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है? पाहन। ये आप ध्यान रखेंगे पाषाण का पाहन तत्व होता है। सूर्य का पर्यायवाची रवि भी होता है, सूर्य भी होता है, भानु भी होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर पूछ रहा है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन लिखना है। तो यहाँ पर आप अलग से देख लीजिए, इसका हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा? मधुना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करके देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग कितने होते हैं आपको बताना है। उपसर्ग होते हैं पूछ रहा है उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग एक प्रकार का हमारा शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अब यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने कॉपी में खंड बा डाल देना है और प्रश्न संख्या नंबर 21 डाल देनी है। इसके बाद हिंट डाल देना है, हिंट। इसके बाद पहला शब्द लिखना है, फिर लास्ट का डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द लिख देने हैं। इसके बाद आपको डालना उत्तर संख्या का, फिर लिखने के बाद उत्तर संख्या खा, फिर लिखने के बाद उत्तर संख्या गा। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। हम आपको जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको कॉपी लिखना बता देंगे कैसे आप कॉपी लिखनी है। ठीक है, आपको बोर्ड 2025 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है। यकीन मानो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना चाहिए इसका पाठ का नाम क्या, उसके लेखक कौन है। इतना अगर आपको पता है तो यकीन मानो आपको पूरे 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है यही हर एक जो कॉपी चेक करता है वो पहला क्वेश्चन देखता है, अगर आपने सही लिखा है तो बस वो पूरे नंबर दे देता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया? सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। ये हमारा ममता नामक पाठ से लिया गया जिसके रचयिता हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के
ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो जहाँ जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको आप लोगों को अपने शब्दों में लिख देना है, अपने शब्दों में लिख देना है। और यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे, थोड़े से आप लोग स्टैंडर्ड शब्दों का यूज़ करेंगे, घिसी पिटी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आपको काफ़ी एवं मुहावरेदार एवं सिंपल भाषा का प्रयोग करके लिखना है, ताकि जो पढ़े उसको समझ में आ जाए। सेम आपको अपने शब्दों में लिख देना, जो वहाँ पर लिखा है इसको आपको सेम अपने शब्दों में लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, सहसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सहसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सहसा किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, आपका कह रहा है कि यहाँ पर चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपको ये करने में कठिनाई होती है तो आप इसका अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वही काम करना है, आपको पता करना है ये आपका किस गद्यांश से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पाठ आप सभी लोगों को काफ़ी ढंग से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका यही गद्यांश फंसकर आ जाता है। सभी लोगों को इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, प्रस्तुत अपढ़ पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना, मतलब कि आप लोगों को संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ। तो यहाँ पर आपको लिख देंगे, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो आप सेम वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष के संगति के बारे में क्या कहा गया है, जब यहाँ पर आप सभी लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर यकीनन दे देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप सभी लोग इसका दे देंगे। यहाँ पर देखो इसका आंसर दिया गया है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये आपको अगर आप पूरा पूरा लिख देते हैं तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आपको पता करना है ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, कवि के अनुसार किन झूठे दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रस्तुत पद्यांश का कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको अलंकार ही बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रस तो हमारा भक्ति रस हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर अलंकार हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपको सेम वही आपको पता करना है। सबसे पहले आपको पता करना है इसका किस पाठ से लिया गया। तो ये हमारा लिया गया बिहारी सतसई नामक पाठ से लिया गया है। बिहारी सतसई नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक यहाँ पर बिहारी लाल जी हैं। कौन है, बिहारी लाल जी हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, प्रसिद्ध पद्यांश की प्रसंग सहित हिंदी में आपको व्याख्या करनी है, तो आपको उसको हिंदी में व्याख्या करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, प्रसिद्ध पद्यांश का काव्य सौंदर्य, मतलब कि काव्य सौंदर्य का मतलब आपको रस बताना है, कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, कौन सा रस प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा प्रयोग हुई है, कौन सी शैली प्रयोग हुई है, ये आपको सारा कुछ बताना होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, प्रजानु का अर्थ लिखिए, जो कि सबसे आसान है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर जिस बच्चे को प्रजानु शब्द का अर्थ पता है तो यकीन मानो वो हिंदी में बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसका संदर्भ भी लिखना है और साथ में आपको हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद, आपको इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्न पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया धनुष भंग नामक पाठ से लिया। किससे लिया गया है? धनुष भंग नामक पाठ से लिया है, जिसके रचयिता हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपका जो जिला हो, आपने जिले वाइज यहाँ पर अपना खंड काव्य चूज कर लेंगे। जो भी आपका जिला हो उस जिले के अकॉर्डिंग अपना अपना आप लोग खंड काव्य चूज करेंगे। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें अपने ज़िले का खंड काव्य नहीं पता होता कि हमारे मंडल का कौन सा खंड काव्य निर्धारित किया गया है, तो आप उसका आंसर मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सभी का हम बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय हुए देते उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। कम से कम आप लोगों को 2 पेज का जीवन परिचय लिखना है, तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल पाएंगे। सेम इसी प्रकार का आपको यहाँ पर 3 कवि दिए गए हैं, तो आपको 3 में से किसी एक कवि का आप सभी लोगों को जीवन परिचय लिखना है। कम से कम 2 पेज का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, तभी आप लोगों को 4 नंबर मिल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। आपको कम से कम 2 यहाँ पर श्लोक याद कर लेने एक ही पाठ के। ठीक है, एक ही पाठ के याद कर लेने, तो आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में भी आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप कभी कभार बच्चे कर देते, उनको नहीं आ रहा है तो वही श्लोक उतार देते, तो कभी कभार टीचर नंबर दे देते हैं, तो ऐसा कभी नंबर वो नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको एक इसको याद कर लेना, ये नंबर फिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं, संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला आपको 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वही करें जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी इजी महसूस हो। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, ज्ञान कुत्र संभवति। तो यहाँ पर क्या लिखें? ज्ञान सर्वत्र संभवति। तो यहाँ पर ये दोनों काफ़ी इजी हैं। अगर आपको ये भी इजी लगते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान की जगह कुत्र लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे सर्वत्र। क्या लिख देंगे? सर्वत्र। यहाँ पर कुत्र लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे वाराणसी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर आपको उपमा अथवा रूपक अलंकार की 2 में से आपको किसी एक की परिभाषा लिखनी है अलंकार, और एक इसका एग्जाम्पल दे देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद करना है। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, जो सबसे इजी लगता हो आपको वही करना है। जैसे वह जाता है तो वह जाता है, तो क्या हो जाएगा? वह का सा गच्छति। क्या हो जाएगा? सा गच्छति। इसके बाद बालक गेंद से खेलते हैं, बालका गेंदम खेलती। तो इससे क्या हो जाएगा? क्रीडति। क्या हो जाएगा? क्रीडति। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको आसान लगे, हमारे ख्याल से आप लोगों को वही वाला करना चाहिए। यहाँ पर केवल आपको 2 ऐसे वाक्य चूज करने हैं जिनका आपको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, आपको जो आसान लगे वही करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है। तो यहाँ पर आपको निबंध कैसे लिखना है, इस पर मैं बोर्ड से पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताऊँगा कि आप लोग बोर्ड 2025 के लिए आप कैसे निबंध लिखें ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर
मिल जाएँ। तो आप थोड़ा-सा वेट करेंगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं वीडियो बना दूँगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। अभी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी निबंध ना विदाउट हेडिंग ना लिखें, हेडिंग बनाकर ही लिखें। जो अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे तो यकीन मानो आपको नंबर अधिक मिल जाएँगे, ठीक है? हेडिंग बनाने से जो टीचर कॉपी चेक करता है उसके मन में थीम बन जाती है कि बच्चे के अंदर जागरूकता है, लिखने की उसको कला भी आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप वही वाला लिखें जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो। इस पर बहुत सी हेडिंग आती हैं। जल प्रदूषण आपको सभी पहले प्रदूषण के बारे में जानकारी दे देनी है, फिर आपको उपाय बता देना है इनसे कैसे बचें। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको बोर्ड 2024 से 2025 से पहले आपको मैं एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप अपने हाफ ईयरली के लिए थोड़ा-सा काम चला लीजिए, तब तक की मैं वीडियो तैयार कर दूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास 10th का हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपनी बुक या कॉपी से इसको तैयार कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।